जय हिंद दोस्तों। आज हम एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास 11th के से जुड़ी हुई है और आपके आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। टॉपिक का नाम है तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, यानी यह है रोमन साम्राज्य की हम बात कर रहे हैं। रोमन साम्राज्य का फैलाव किन महाद्वीपों के बीच था, इसको हम समझेंगे। रोमन साम्राज्य जो है वह मुख्य रूप से तीन कंटिनेंट यानी यूरोप, पश्चिमी एशिया और जो एक उत्तरी अफ्रीका है, इन तीनों में फैला हुआ था। पश्चिमी एशिया की अगर बात करें तो यह एक फर्टाइल क्रिसेंट जो कि उर्वर अर्धचंद्राकार क्षेत्र था, जो बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था। उसमें यूरोप में और उत्तरी अफ्रीका में इसका भौगोलिक विस्तार था। यह साम्राज्य अनेक स्थानीय संस्कृतियों तथा भाषाओं के वैभव से संपन्न था, यानी इस साम्राज्य में बहुत तरह की लोकल कल्चरल और भाषाओं का मेलजोल, यानी बहुत ही संस्कृति और भाषा के आधार पर यह संपन्न था। स्त्रियों की जो कानूनी स्थिति थी वह काफ़ी सुदृढ़ थी। अर्थव्यवस्था में अगर बात करें तो दास श्रम पर यानी स्लैब लेबर के ऊपर विशेष बल दिया गया था, जिसके कारण से जनता का अच्छा खासा भाग स्वतंत्रता से वंचित रह जाता था। यानी कुल मिलाकर के अर्थव्यवस्था में दास श्रम विशेष रूप से इम्पोर्टेंट था। 5वीं शताब्दी और उसके बाद के समय से आप समझें तो पश्चिमी साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया, जबकि पूर्वी आधे भाग में अखंड रूप से एक अत्यंत समृद्ध साम्राज्य बना रहा था। यानी 5वीं शताब्दी और उसके बाद के समय से पश्चिमी साम्राज्य जो है वह तितर बितर हो गया, चाहे कारण जो भी हो, लेकिन पूर्वी आधे भाग पर अखंड रूप से अत्यंत समृद्ध साम्राज्य बनाए रखा। रोम साम्राज्य के इतिहासकारों के पास इसके जानकारी के बहुत सारे स्रोत हैं, जिनमें से मुख्य रूप से हम 3 स्रोतों को पढ़ेंगे कि पाठ्य सामग्री, दूसरा प्रलेख जिसको हम दस्तावेज के रूप में भी समझें, और तीसरा है भौतिक अवशेष। पाठ्य सामग्री में समकालीन व्यक्तियों द्वारा, यानी उस समय के जो तत्कालीन व्यक्ति थे, इतिहासकार थे, उनके द्वारा लिखा गया और उस काल का इतिहास जिसे हम वर्ष वृत्तांत यानी एनाल्स कहते हैं, वह एक जानकारी का साधन बना। तो पाठ्य सामग्री में एनाल्स एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। दूसरा पत्र, उस समय जो पत्र लिखे गए, व्याख्यान व्यवस्थित था, और प्रवचन, कानून, ये सब जो उस समय रोमन साम्राज्य के इतिहास को जानने के साधन के रूप में विकसित हुए। दूसरा स्रोत आता है दस्तावेजी स्रोत। दस्तावेजी स्रोत में हम बात करेंगे उत्कीर्ण अभिलेखों से। तो अभिलेख वह होता है जो हार्ड सरफेस पे, पत्थरों पे या मेटालिक प्लेट पे, जो मेटल के हैं, उन पर उकेरे गए हैं। उत्कीर्ण अभिलेख पैपायरस पेड़ के पत्तों आदि पर लिखे गए, यानी पैपायरस पेड़ के पत्ते वाले तो पांडुलिपि हो गए, जो मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा, इतिहास जानने के सोर्स 2 होते हैं, इंस्क्रिप्शंस और मैन्युस्क्रिप्ट। तो वही इंस्क्रिप्शंस हैं, अभिलेख और मैन्युस्क्रिप्ट यानी पांडुलिपि, जो पैपायरस पेड़ के पत्तों आदि पर लिखे गए थे, उससे मिलते हैं। उत्कीर्ण अभिलेख की अगर बात करें तो पत्थर की शिलाओं पर खोदे जाते थे, इसलिए वे नष्ट नहीं हुए, यानी चूँकि पत्थर पे वो उकेरा गया था इसलिए वह बर्बाद नहीं हुआ। यूनानी और लैटिन भाषा में यह पाए गए थे। जबकि पैपायरस एक सरकंडा जैसा पौधा होता था, जो कि मिस्र में नील नदी के किनारे उगा करता था। याद रखिएगा, पैपायरस एक सरकंडा जैसा पौधा होता था जो कि मिस्र में नील नदी के किनारे उगा करता था। उसी से लेखन सामग्री तैयार की जाती थी। याद रखिए, उसी से लेखन सामग्री तैयार की जाती थी। और जबकि पैपायरस, आपने देखा होगा कि जो उस समय पत्र लिखे जाते थे, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लेटर हो या कोई लेख हो या कोई मैसेज भेजना हो, संवाद पत्र हो, सरकारी दस्तावेज हो, ये सब चीज़ उस समय के जानकारी के स्रोत थे। अगली बारी है भौतिक अवशेष की। भौतिक अवशेष के रूप में हम समझेंगे इमारतों के बारे में, स्मारक के बारे में। इमारत से भी बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई, स्मारक से भी, और अन्य प्रकार की संरचना जैसे कि मिट्टी के बर्तन, सिक्के और पच्चीकारी का सामान आदि। इस तरह से यह जो भौतिक अवशेष है, तो मुख्य रूप से 3 हुआ कि भौतिक अवशेष से जानकारी प्राप्त होती थी, और दूसरा अभिलेखों दस्तावेजी स्रोतों से, और तीसरा था पाठ्य सामग्री से। तो ये 3 जो सोर्स हैं वह रोमन साम्राज्य की जानकारी के जानने के साधन थे। ईसा मसीह के जन्म से लेकर के 7वीं सदी के पूर्वार्ध तक यहाँ पर इस साम्राज्य पर 2 मुख्य साम्राज्यों का शासन था, यानी रोमन साम्राज्य का और ईरान का। रोमन साम्राज्य के और ईरान के शासन में बहुत सारे चरण देखने को मिले, लेकिन उस मुख्य रूप से 2 चरणों की चर्चा की गई है। याद रखिए, रोमन साम्राज्य के चरण जो हैं वह पहला पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य, दूसरा परवर्ती रोमन साम्राज्य। 3री शताब्दी के मुख्य भाग तक की जो संपूर्ण अवधि है उसको पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य कहा जाता है,
जबकि तीसरी शताब्दी के बाद की अवधि को परवर्ती साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। यूरोप और अफ्रीका के महाद्वीप एक समुद्र द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, जो पश्चिम में स्पेन से पूरब में सीरिया तक फैला हुआ है। याद रखिए, यूरोप और अफ्रीका के महाद्वीप जो है एक समुद्र के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। उस समुद्र को यानी उस सागर को ही हम भूमध्य सागर के रूप में जानते हैं। भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। याद रखिएगा कि पश्चिम में इसका फैलाव स्पेन में है, स्पेन से लेकर के पूरब में सीरिया तक फैला हुआ है, जो उन दिनों रोमन साम्राज्य का हृदय था। रोमन साम्राज्य का हृदय इस भूमध्य सागर को कहा गया। उत्तर में साम्राज्य की सीमा का निर्धारण दो महान नदियों राइन और डैन्यूब नदी से होता था। उत्तर में यानी नॉर्दर्न पार्ट में इस रोमन साम्राज्य का सीमा निर्धारण दो महानदियों राइन और डैन्यूब नदी से हुआ करता था, जबकि दक्षिणी सीमा जो है वह सहारा डिजर्ट, जो कि विस्तृत रेगिस्तान से बनती थी, उससे होता था। इस तरह से आप इस भौगोलिक विस्तार को आप समझ पाएंगे। जबकि दूसरी ओर आप देखें तो कैस्पियन सागर के दक्षिण में, दक्षिण से पूर्वी अरब तक का समूचा इलाका, जो कि अफगानिस्तान के कुछ हिस्से भी ईरान के नियंत्रण में थे। यानी उस समय अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा जो कि ईरान के, उस समय मुख्य रूप से यानी रोम और ईरान एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, इसलिए इन देखा गया कि कुछ इलाकों में ईरान का नियंत्रण था। और इन दो महान शक्तियों ने दुनिया के अधिकांश भागों, दो महान शक्ति कौन, रोम और ईरान, इन दोनों ने दुनिया के अधिकांश भाग को आपस में बांट रखा था, जिसे चीनी लोग ताचीन यानी विस्तृत चीन या पश्चिमी चीन के रूप में जाना करते थे। साम्राज्य का आरंभिक काल की अगर बात करें तो जो रोमन साम्राज्य का आरंभिक काल है उसमें एक गणतंत्र की बात की गई। गणतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसमें वास्तविक सत्ता सेनेट नाम के निकाय में नहीं थी। याद रखिए, गणतंत्र एक रिपब्लिक एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसमें वास्तविक सत्ता एक सेनेट नामक निकाय में नहीं थी। अब सेनेट था क्या? तो सेनेट में एक धनवान परिवारों के छोटे समूह का बोलबाला रहता था। यानी वह धनवान परिवार के लोगों का एक समूह था जो शासन किया करता था, जिन्हें अभिजात कहा जा सकता है। गणतंत्र की जो बात करें, उनका जो टाइम लाइन है 509 ईसा पूर्व से लेकर के 27 ईसा पूर्व तक चला था। लेकिन 27 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर को के जो दत्तक पुत्र थे यानी एडॉप्टेड सन, और उनके उत्तराधिकारी कहें आप, ऑक्टोबियन द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया, और जो बाद में ऑगस्टस नाम से रोम का शासक बना। ध्यान रखिए, जो गणतंत्र था वह 509 ईस्वी पूर्व से लेकर के 27 ईस्वी पूर्व तक चला था। लेकिन 27 ईस्वी पूर्व के बाद जूलियस सीजर के जो दत्तक पुत्र थे यानी एडॉप्टेड सन थे, यानी उनके जो उत्तराधिकारी थे, उनका नाम था ऑक्टोबियन, उनके द्वारा तख्ता पलट दिया गया और ऑगस्टस नाम से रोम के शासक के रूप में उभर कर सामने आए। याद रखिए, जूलियस सीजर का उत्तराधिकारी ऑक्टोबियन था, जो कि ऑगस्टस नाम से रोम का शासक बना 27 ईसा पूर्व से। अब सेनेट की बात करें तो सेनेट की जो सदस्यता जो थी वह जीवन भर चलती थी। अगर कोई मेंबर है उसका, तो वह जीवन पर्यंत उसका सदस्य बना रहता था। उसके लिए जन्म की अपेक्षा धन और पद प्रतिष्ठा को अधिक महत्व दिया था। उनके लिए जो एलिजिबिलिटी थी वह एलिजिबिलिटी जन्म नहीं, उनके पास धन होना चाहिए और पद प्रतिष्ठा में आप बड़े हैं तभी उनकी सदस्यता दी जाती थी, और एक बार सदस्यता मिलती तो जीवन भर चलती थी। प्रथम सम्राट ऑगस्टस की अगर बात करें तो प्रथम सम्राट ऑगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया था उसे प्रिंसेपेट कहा जाता था। याद रखिए, प्रिंसेपेट प्रथम सम्राट ऑगस्टस के द्वारा जो राज्य स्थापित किया गया उसे कहा गया। ऑगस्टस का काल शांति के काल के रूप में भी जाना जाता था। ऑगस्टस का जो काल था वह शांति का काल था। एक नाम आता है टिबेरियस। टिबेरियस जो ऑगस्टस का गोद लिया हुआ पुत्र था, गोद लिया हुआ पुत्र मतलब एडॉप्टेड सन। टिबेरियस ऑगस्टस का गोद लिया हुआ पुत्र था। राजनीतिक इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ी उभर कर सामने आए। उसमें पहला नाम आता है सम्राट का। सम्राट एक्चुअली सत्ता का वास्तविक स्रोत हुआ करता था, यानी उनके पास बहुत अधिक पावर हुआ करते थे। और उनमें उत्तराधिकारी की अगर बात करें, उत्तराधिकारी उनका नैसर्गिक हो या दत्तक, वही उनका उत्तराधिकारी हुआ करता था। यानी उनके पास अपना पुत्र हो या उन्होंने किसी को एडॉप्ट किया है, वही अगला सम्राट हुआ करता था। यानी राजा का बेटा ही राजा हुआ करता था। प्रमुख सम्राट के रूप में कुछ नाम जो आपको याद रखने हैं। पहले तो नाम याद रखिए जूलियस सीजर का, उसके बाद उनका ऑगस्टस, उसके बाद टिबेरियस, उसके बाद ट्राजन, उसके बाद नीरो। ये लोग रोमन साम्राज्य के मुख्य सम्राट के रूप में जाने जाते हैं।
अगली बारी है अभिजात वर्ग की। अभिजात वर्ग के बारे में बताया था आपको कि धनवान परिवारों का एक समूह जो कि सीनेट को फॉर्म किया था, उनका ही शासन चलता था। अब सेना की बात करें तो सेना भी दो तरह की होती थी। एक व्यावसायिक सेना होती थी, ध्यान रखिए, व्यावसायिक तथा वेतनभोगी सेना। व्यावसायिक सेना और वेतनभोगी सेना सबसे बड़ा एकल संगठित निकाय था। ये जो मुख्य तीन जो खिलाड़ी हमने बताया आपको, एक तो सम्राट, दूसरा अभिजात वर्ग, तीसरा सेना। तो यह याद रखना है, जो व्यावसायिक सेना और वेतनभोगी सेना, एक जिनको सैलरी मिलती थी, जो बलात् श्रम के आधार पे, यानी व्यावसायिक सेना वो होते थे जिनको जबरन भर्ती किया जाता था। पुरुषों को जबरन सेना में भर्ती करवाई जाती थी, यही था बलात् भर्ती। इसको हम पढ़ेंगे अभी। अब बलात् भर्ती की अगर बात करें, जिसमें कुछ वर्गों या समूहों के वयस्क पुरुषों को अनिवार्य रूप से सैनिक सेवा करनी पड़ती है। याद रखिएगा, इस तरह के फोर्स रिक्रूटमेंट में जो वैसे लोग शामिल हुए जो पुरुष जो कि सेना में यानी कद काठी से अच्छे थे, स्वस्थ थे, उनको एक बार सेना की सेवा करनी पड़ती थी। याद रखिए, फारस के साम्राज्य में तो बारात भर्ती वाली सेना थी। फारस में जो बारात भर्ती की हम बात कर रहे थे उस तरह की सेना थी, जबकि रोम की जो सेना थी वह व्यावसायिक सेना थी। प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता था, यानी व्यावसायिक सैनिक को जो प्रोफेशनल है उनको सैलरी दी जाती थी और कम से कम 25 वर्षों तक सेवा करनी पड़ती थी। न्यूनतम जो 25 ईयर्स की सेवा करनी पड़ती थी। यह एक सबसे बड़ा एकल संगठित निकाय था। यह यूनाइटेड फॉर्म में सेना काम करती थी, जिसमें लगभग 6 लाख सैनिक थे। उस समय 6 लाख सैनिक थे। 6ठी शताब्दी की हम बात कर रहे हैं, उस समय तक 6 लाख सैनिक थे, जो सम्राट का भाग्य निर्धारित करती थी। निश्चित रूप से सम्राट का भाग्य निर्धारण इन सेनाओं के मदद से ही हुआ करता था। सम्राट की सफलता इस बात पर तो निर्भर करती थी कि सेना पर कितना नियंत्रण रख पाते हैं, यानी कोई सम्राट सफल तभी साबित होता था जब जिनका सेना पर पूर्ण नियंत्रण हो। जब सेनाएं अगर बट जाती थी तो वहाँ पर गृह युद्ध छिड़ जाता था, लेकिन ऑगस्टस का शासनकाल शांति काल के रूप में समझा गया। अब बारी आती है सम्राट ट्राजन की। जो सम्राट ट्राजन की बहुत ही अर्थलोलुपता में पारंगत थे। ने 113 से 17 ईस्वी में एक अभियान चलाया था, जिसके दौरान उसने फरात नदी को भी पार कर गया और फरात नदी के पार करने के बाद भी उन क्षेत्रों को कब्जा कर लिया जो कि निरर्थक था। लेकिन उनके उत्तराधिकारियों ने उनका साथ छोड़ दिया था और उन इलाकों को भी छोड़ दिया था। इसी के लिए कैसियस डियो जो कि इतिहासकार थे, उनका यह मानना था कि वह भारत की ओर जाने वाले किसी भी वाणिज्यिक पोत पर लालायित नज़रों से देखा करते थे। यानी वो जो इंडिया की तरफ जो भी कोई पोत जा रहा होता था, नाव जहाँ जा रहा होता था, उस पर एक लालायित मतलब जो एग्रीडी नज़र से देखा करते थे और चाह रहे थे कि काश वह भी सिकंदर जैसा जवान होता, जिस तरह से सिकंदर की महत्वाकांक्षाएं बहुत अधिक थी। रोमन साम्राज्य के प्रशासन की अगर बात करें तो रोमन साम्राज्य का प्रशासन में दो बातें स्पष्ट रूप से हैं, नियंत्रण और प्रशासन। तो नियंत्रण और प्रशासन दोनों बड़े शहरों के द्वारा की जाती थी। जो बड़े शहर होते थे उनके द्वारा शासन किया जाता था। एडमिनिस्ट्रेशन की भार बड़े शहरों के ऊपर ही थी। सरकार जो थी प्रांतों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों पर टैक्स लगाती थी और टैक्स जो कि इनकम का साधन उपलब्ध करवाती थी। कार्थेज, सिकंदरिया तथा एंटियोक साम्राज्यिक प्रणाली के मूल आधार थे। यह उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम थे उसके मूल आधार यही तीन थे, कार्थेज, सिकंदरिया और एंटियोक। स्थानीय उच्च वर्ग कर वसूली और प्रशासन में सहायक थे। जो लोकल जो उच्च वर्ग के लोग थे वे लोग कर वसूली में और प्रशासन में एक सहायता प्रदान करते थे। और उच्च प्रांतीय वर्ग की अगर बात करें, एक नया संभ्रांत वर्ग था। संभ्रांत का मतलब जो श्रेष्ठ हुआ करते थे, जिनकी सांस्कृतिक गतिविधि भी और जो आर्थिक स्थिति थी वह उन्नत थी। सम्राट गैलिनस ने सेनेटरों को सैनिक कमान से हटाया था। रोमन साम्राज्य में अगर लिंग और साक्षरता एवं सांस्कृतिक विविधता की अगर बात करें तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि आपको ध्यान रखनी है। एकल परिवार का चलन था। रोमन साम्राज्य में एकल परिवार का चलन था, यह वहाँ की पारिवारिक स्थिति थी। दूसरा, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। महिलाओं की जो इकोनॉमिक स्थिति थी दुनिया में और कहीं अच्छी नहीं, इस तरह से अच्छी थी उस समय। उस ज़माने में भी महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ थी। संपत्ति में आज हम लोग वीमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, उस समय वहाँ महिलाओं को अच्छी स्थिति दी गई थी। संपत्ति में स्वामित्व व संचालन में कानूनी अधिकार होना, यह सब वहाँ की खास विशेषता थी कि संपत्ति में उनका अधिकार होता था, मालिकाना हक होता था। एडमिनिस्ट्रेशन में भी उनको लीगल राइट्स थे। काम चलाऊ साक्षरता। साक्षरता की अगर बात करें तो काम चलाऊ उसको बोलते हैं जिससे हम ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करने में अक्षम महसूस नहीं करते हैं, यानी हम ज़रूरत की चीज़ें आसानी से पूरा कर पाते हैं। तो वह उनकी साक्षरता उत्कृष्ट तो नहीं लेकिन काम चलाऊ जरूर थी।
सांस्कृतिक विविधता देखने को मिली थी, वहाँ पर कल्चरल डाइवर्सिटी थी, अलग अलग तरह की भाषाएं, अलग तरह के बोल चाल, तो इस तरह से भाषाओं में विविधता देखी गई थी। यह थी सांस्कृतिक विविधता। तो कुल मिलाकर इस पार्ट में इतना ही। थैंक यू सो मच।